सामाजिक विज्ञान कक्षा सप्तमी हमारे अतीत भाग 1 अध्याय 5 शासक और इमारतें। बाग, मकबरे तथा किले, इनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आयते में स्थित होते थे। उस समय के जो ये मुगल साम्राज्य के समय जो बाग बनाए जाते थे वो आयताकार होते थे। उसमें कृत्रिम ऐसी नहरें बनाई जाती थी जो 4 भागों में उस बाग को बांटती थी। वो सुंदर होते थे, सुंदर दिखने के लिए ऐसा ये लोग करते थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बंटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। तो 4 हिस्से बराबर होने के कारण उनका नाम भी 4 बाग ही रखा जाता था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। ये मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बहिस्त की परंपरा में हुआ, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवान ए खास और दीवान ए आम ऐसे एक सार्वजनिक स्थान होते थे जहाँ सभा वगैरह होती थी व्यक्तिगत। तो योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल, सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। इतने बड़े बड़े वो बनाते थे समारोह करने के लिए बड़े बड़े कक्ष। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। जो शाहजहां के समय जो भवन बनाए गए हैं वो ऐसे मस्जिदों जैसे बनाए जाते थे उस समय शाहजहां के समय। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, किबला का अर्थ होता है, कहा जाता है, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था, बादशाह की तरफ। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि अर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है। तो जो ये वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया अर्फियस को, इसको पित्रादुरा कहते हैं। और वो अर्फियस नाम का जो संगीतकार था वो इतना संगीत अच्छा बजाता था, वीणा इतनी अच्छी बजाता था जिससे कि कोई आक्रामक जानवर क्रोधित होता था वो भी उसको सुनकर शांत हो जाता था। इसलिए उसका चित्र उसके सिंहासन के पीछे बनाया हुआ था। इसको पित्रादुरा कहा जाता है। और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि
न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। तो उस समय जो नदी के किनारे पर तट पर जो बाग बनाए जाते थे या महल बनाए जाते थे, तो जो बाग थे उनको नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजात जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो शाहजहाँ ने जो बड़ा भव्यतम नदी के किनारे जो महल बनाया था, वह हर कोई व्यक्ति नहीं बना सकता था। तो उनका जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह, वो ही इस नदी तक पहुंच सकता था। इस नदी तक उसको ही नदी तक पहुंच मिली थी, उसको वही आ सकता था। बाकी ऐसे कोई अन्य सामान्य लोग ऐसे नदी किनारे, यमुना नदी किनारे ऐसे मकान, महल, घर नहीं बना सकते थे। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परसे में मदद मिली। मतलब उनको बनाने में एक दूसरे की जो पुरानी कलाएं थी, उनको देखकर कुछ उससे मिलती जुलती ऐसी ही भवनों का निर्माण या मकानों का निर्माण किया जाता था। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। तो उस समय मुगल शासक ने जो भवनों का निर्माण करा, तो वास्तुकला थी वो थोड़ी सी शैली अलग विशेष रूप से थी, दक्ष थी, अच्छी थी। तो उसने ऐसे छत दिखे, ऐसी एक झोंपड़ी की छत दिखी, इस प्रकार से एक भवन बनाया। मुगलों को ये बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। तो जो अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, वहाँ पे जो इमारतें वगैरह बनाई गई है, तो उन इमारतों का मिलता जुलता गुजरात और मालवा प्रदेश की जो वास्तुकला है वो वहाँ पे प्रभावित दिखती है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों के सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय ने विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए, ये शैली अपनाई। तो बाकी आने वाले राजाओं ने देखकर भी उसी शैली को अपनाते रहे। महत्वपूर्ण प्रश्न, एक मुगल 4 बाग की क्या खास विशेषताएं हैं? प्रश्न क्रमांक 2, पित्रादुरा क्या है? प्रश्न क्रमांक 3,
शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से किस से मिलते जुलते बनाए गए थे? प्रश्न क्रमांक 4, अकबर की राजधानी कहाँ थी? प्रश्न क्रमांक 5, ताजमहल का निर्माण किसने व किस रंग के पत्थर से कहाँ करवाया?